नमस्कार। ऋषि जी, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? हेलो हेलो ऋषि जी, मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मैं अपनी बात शुरू करूं? हेलो, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? मैं अपनी बात शुरू करूं? नमस्कार। हिंदी है जिंदगी साहित्यिक ग्रुप के फेसबुक पटल पर मैं कुसुम अग्रवाल, एक बाल साहित्यकार, राजसमंद राजस्थान से हूँ। आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथ में डॉक्टर ऋषि शर्मा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपने पटल पर आमंत्रित किया। बचपन का पर्याय है बाल काव्य, कविता, आज और कल के विषय के अंतर्गत अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ कि आज मैं इस पटल के माध्यम से आप सबसे जुड़ पा रही हूँ और अपने बात कहने का मुझे यह सुनहरा अवसर मिला है। वैसे तो मैं अपनी रचनाओं के माध्यम से, जिसमें प्रौढ़ रचनाएं और बाल रचनाएं दोनों ही हैं, अपनी मन की बात आप तक पहुंचाती रहती हूं, परंतु फिर भी इस तरह के लाइव प्रोग्राम में अपनी बात कहने का अनुभव अलग ही होता है। इसमें कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि हम सब आमने सामने बैठे अपनी बात कह सुन रहे हैं और अपनी बातें एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। सचमुच ये अनुभव बहुत अनूठा है, जो कि कोरोना काल से अधिक प्रचलन में आया है। आज हम बात करेंगे बाल काव्य की, यानी कि बच्चों की कविताओं की, यानी कि जहां बचपन है वहीं कविता है। सचमुच। नमस्कार ओम प्रकाश जी। सचमुच बच्चों और कविताओं का रिश्ता अटूट है। बच्चों को कविताओं से पृथक करके देखना असंभव है। मेरा तो यह भी मानना है कि बच्चों और कविताओं का रिश्ता जन्म से पहले, यानी कि गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, जो कि जीवन पर्यंत निरंतर चलता रहता है। हाँ, उम्र के अनुसार उसके रंग रूप बदलते रहते हैं और उसके प्रकार बदलते रहते हैं, क्योंकि समयानुसार बालक की रुचि और ज़रूरतें दोनों ही बदलती रहती हैं। हमने देखा है कि अक्सर स्त्रियों को संगीत में बहुत रुचि होती है और जब बालक गर्भ में होता है तो वे अक्सर संगीत सुनती रहती हैं। ये संगीत गीत भजनों के रूप में भी हो सकते हैं, फिल्मी गीतों के रूप में भी हो सकते हैं, वैवाहिक गीतों के रूप में भी हो सकते हैं या क्लासिकल गीतों के रूप में भी हो सकते हैं। जब माँ गीत सुनती है या गुनगुनाती है तो गर्भ में पल रहे बच्चे तक भी उसकी ध्वनि तरंगे पहुंचती हैं और साथ ही उस माँ को गीत सुनने की वजह से जो आनंद की प्राप्ति हुई वह भी पहुंच ही जाता है और इस तरह बच्चा गर्भावस्था से ही कविताओं का और संगीत का आनंद लेने लग जाता है। नमस्कार पवित्रा जी। ये तो बहुत से उदाहरणों द्वारा सिद्ध किया भी जा चुका है कि वास्तव में ऐसा होता ही है और इस तरह बच्चा गर्भ में ही कविताओं से जुड़ जाता है। इसके पश्चात बच्चा जन्म लेता है और अभी वह अबोध शिशु ही होता है कि उसके कानों में फिर से संगीत और गीत की मधुर ध्वनि पड़ती है, जब माँ उसे लोरी गाकर मीठी मीठी नींद सुलाती है और ऐसी लोरियाँ उसका मन बहलाती हैं। हालांकि बालक को लोरी समझ में नहीं आती है क्योंकि वो तो बहुत छोटा होता है, परंतु काव्य के लय में इतनी मधुरता होती है, इतना सौंदर्य होता है कि बालक उसके माधुर्य में खोया हुआ आनंद की नींद सो जाता है। और इसी तरह नन्हे से बालक को नींद से जगाने के लिए भी माँ कुछ कविताओं का प्रयोग करती है, जिन्हें हम प्रभाती कहते हैं।
जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, माँ उसके लिए कई तुकबंदियाँ करती है। कभी उसे खाना खिलाने के लिए, कभी उसे दूध पिलाने की खातिर, कभी उसे कोई बात समझाने की खातिर, तो कभी डांटने फटकारने की खातिर, और कभी उसके लाड लडाने की खातिर। ये तुकबंदियाँ कविता ही तो होती हैं, जिनके बहकावे में बच्चा अक्सर आ जाता है और अपने बचपन का आनंद लेता है। बाल साहित्य लेखन बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, शुरू से ही होता आया है, और इसकी बहुत सी विधाएं हैं, कहानियाँ, नाटक, लेख इत्यादि। परंतु कविता उसमें सर्वोपरि है। कविता ऐसी चीज है जो कि बालक को सबसे अधिक आकर्षित करती है। शुरू से हम देख रहे हैं कि बहुत सी छोटी छोटी कविताएं ऐसी हैं जिनके रचनाकारों का नाम हमें नहीं पता। इन्हें हम अलिखित कविताएं कहते हैं, और ये अलिखित कविताएं बच्चे नाचते कूदते, पढ़ते लिखते, आपस में झगड़ा करते, यहाँ तक कि एक दूसरे से बातचीत करते भी गुनगुनाते रहते हैं। छोटे बच्चे को दूध पिलाने की खातिर माँ अक्सर चंदा मामा का सहारा लेती है और बच्चे को समझाती है कि मामा जल्दी आएंगे और उसकी मनपसंद चीजें लाएंगे, इसलिए जल्दी से दूध पी लो। चलिए आप भी सुनिए कुछ पंक्तियां जो माँ अपने बच्चे को बहलाने के लिए सुनाती है। चंदा मामा दूर के, पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूट। चंदा मामा आएंगे, नई प्याली लाएंगे, दूध बताशे खाएंगे, मुन्ने को मनाएंगे। और फिर ऐसे है जो मुन्ना खुश हो जाता है और झटपट दूध पी लेता है। इसी प्रकार बच्चे को, छोटे बच्चों को सुलाने के लिए ये छोटी सी कविता अक्सर मैंने सुनी भी है और मैंने अपने बच्चों को सुनाई भी है। यह कविता इस प्रकार है। सो जा मुन्ना सो जा, लाल पलंग पर सो जा, मम्मी डैडी आएंगे, 7 खिलौने लाएंगे। एक खिलौना टूट गया, मुन्ना राजा रूठ गया, एक खिलौना और आया, मुन्ना राजा दौड़ा आया। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी कविताएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती चली आ रही हैं, और हमें नहीं पता ये किसने घड़ी, किसने इनको गाना शुरू किया, ये कहाँ से शुरू हुई। बस ये तो चली आ रही हैं अनाम। जैसे कुछ पंक्तियां बच्चे एक खेल खेलते समय गुनगुनाते रहते हैं। पोशंपा भई पोशंपा, डाकिए ने क्या किया, पोशंपा भई पोशंपा, डाकिए ने क्या किया, 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा। मुझे याद है कि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो हम सब सहेलियां मिलकर, क्लास के सब बच्चे मिलकर स्कूल में घंटी बजने से पहले ये खेल खेलते थे, और हमको खेल खेलने से ज़्यादा ये गीत गाने में मज़ा आता था। ये कविता ही तो है। मेरा बचपन पंजाब में गुजरा है, और पंजाब में चूंकि पंजाबी भाषा चलती है और वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग पंजाबी ही थे और वो पंजाबी में कविताएं कहते थे। तो जब मैं अपनी सहेलियों के साथ, दो सहेलियां मिलकर हाथ आपस में हाथ पकड़कर गोल गोल घूमती थी, हम उसे किकली बोलते थे और किकली डालते थे, तब भी हम एक कविता बोलते थे। छोटा सा गीत था। किकली कलीर दी, पग मेरे वीर दी, दुपट्टा पर जाईदा, कुंडा है मलाईदा, वीर मेरा आएगा, भाभी नू ले आएगा, सहेलियां बुलावांगे, नचांगे ते गावांगे, भाई नचांगे ते गावांगे। तो इस तरह हमको खेलना, एक्सरसाइज और कविता का आनंद सभी कुछ हो जाता था। खेल कूद और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हम एक काम और करते थे, वहाँ त्योहार भी मनाते थे, और वहाँ पे लोहड़ी का त्योहार बहुत प्रसिद्ध है। और लोहड़ी के त्योहार में बच्चे क्या करते हैं कि घर घर जाकर लोहड़ी मांगते हैं। उनको लोहड़ी के रूप में पैसे भी मिल सकते हैं, या मूंगफली और गज्जक, रेवड़ियाँ भी मिल सकती हैं। फिर क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करके वो लोग रात को आग जला के उसके चारों तरफ बैठ के उन चीज़ों को खाया जाता है। तो लोहड़ी मांगते समय भी हम लोग एक गीत गाते थे, मुझे अभी भी याद है, और हमको बड़ा मजा आता था। एक बच्चा बोलता था और पीछे सारे बच्चे हो करते थे। नमस्कार दीनदयाल जी।
तो हम लोग ऐसे ये गीत गाते थे। ये कविता ही है, पता नहीं किसने लिखी है। सुंदरी मुंदरी हो तेरा कौन बिचारा हो, दुल्ला पट्टी वाला हो, दुल्ले तीव आई हो, शेर शक्कर पाई हो, कुड़ी दे बाजे पाई हो, कुड़ी दा लाल पटाखा हो, कुड़ी दा जीवे काका हो, दे माई लोड़ी जीवे तेरी जोड़ी, लोड़ी दो जी लोड़ी। और ऐसे जैसे हम ये अपना गीत खत्म करते थे, अंदर से निकल के आते थे घरों के मालिक और हमें कुछ न कुछ दे देते थे और हमें बहुत मजा आता था। तो ये सारी थी अलिखित कविताएं। हमें नहीं पता इनके रचनाकार कौन हैं, पर फिर भी ये पहले भी चलती थी और अभी भी चल रही हैं। अब आता है लिखित बाल काव्य। लिखित बाल काव्य यानी कि जब से रचनाकारों ने कविताएं लिखनी शुरू की और वो हमारे लिए सदा के लिए इकट्ठी हो गई लिखित रूप में। तो ऐसे में आजकल बहुत सारे साहित्यकार काम कर रहे हैं और बहुत से नाम हम बखूबी जानते भी हैं। लिखित अगर हम कविताओं की बात करते हैं तो इसमें 3 श्रेणियां बन जाती हैं: शिशु गीत, बाल गीत और किशोर कविता। शिशु गीत प्राय 3 से 6 वर्ष तक के बालकों के लिए लिखे जाते हैं, जिसके अंदर लोरियां, प्रभाती, पालने और खेल आदि होते हैं। बाल कविता 7 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए होती है और किशोर कविता 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी जाती है। हिंदी बाल साहित्य में इन तीनों तरह की कविताओं का ही बहुत सृजन हुआ है। किस किस की बात कहूँ, बहुत से नाम तो मैं बोल नहीं पाऊंगी, थोड़े बहुत बोल पाऊंगी। निरंकार देव सेवक, कन्हैया लाल जी मत, शकुंतला सिरोठिया, डॉक्टर श्री प्रसाद, डॉक्टर राष्ट्रबंधु, विनोद चंद्र पांडेय विनोद से लेकर आज के बाल साहित्यकार डॉक्टर प्रकाश मनु, डॉक्टर रोहिताश अश्वथाना, डॉक्टर परशुराम शुक्ल, जगदीश चंद्र शर्मा, सूर्य कुमार पांडेय, सुरेंद्र विक्रम, डॉक्टर देविक रमेश, विश्वनाथ जी गुप्त, शादाब आलम, डॉक्टर राम निवास रमेश तेलंग, बालकृष्ण गर्ग मानव, डॉक्टर अंजीव अंजुम, राजेंद्र निशेष, कीर्ति श्रीवास्तव, डॉक्टर सुधा गुप्ता, अमृता, और इनमें मैं भी शामिल हूँ कि लेखनी बाल काव्य के सृजन में अग्रणी है। नमस्ते विमला जी। दीनदयाल जी, आप सफर में होकर भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, ये हमारे बहुत ही सौभाग्य की बात है। मैंने भी बहुत से बाल गीतों का सृजन किया है। चलिए सबसे पहले मैं आपको अपना एक शिशु गीत सुनाती हूँ। शिशु गीत यानी कि छोटे छोटे 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए रचना। इसमें रेपिटेशन होता है, बहुत सरल शब्दों का उपयोग किया जाता है और छोटी छोटी बातों का जो बच्चे अक्सर ऑब्जर्व करते हैं उन्हीं बातों का होता है, क्योंकि बहुत बड़ी बातें छोटे छोटे बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। आंगन में जब आई चिड़िया, आंगन में जब आई चिड़िया, उसे देखने भागी गुड़िया। आंगन में जब आई चिड़िया, उसे देखने भागी गुड़िया। उड़ी चिड़ैया फुर फुर तो गुड़िया रोई ऊ ऊ ऊ। आंगन में जब आई चिड़िया, आंगन में जब आई चिड़िया, दाना चुग्गा लाई गुड़िया। आंगन में जब आई चिड़िया, दाना चुग्गा लाई गुड़िया। मगर चिड़ैया ना खाए तो रोई गुड़िया ऊ ऊ ऊ। आंगन में जब आई चिड़िया, आंगन में जब आई चिड़िया, ठुमक ठुमक कर नाची गुड़िया। लेकिन चिड़िया न नाची तो रोई गुड़िया ऊ ऊ ऊ। आंगन में जब आई चिड़िया, आंगन में जब आई चिड़िया, आजा आजा बोली गुड़िया। चिड़िया बोली ची 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 तो चिड़िया बोली ओ ओ ओ। चिड़िया बोली चू चू चू। आंगन में जब आई चिड़िया। अब देखा आपने कितनी सरल भाषा में एक छोटी सी बात है कि आंगन में चिड़िया आई है और छोटी बच्ची उसे देखती है, पर चिड़िया चूंकि एक छोटा सा प्राणी है और वो गुड़िया के बिल्कुल भी पकड़ में नहीं आती है, तो गुड़िया उदास हो जाती है और लास्ट में जब गुड़िया
चिड़िया है जो ची ची की आवाज़ लगती है तो ऐसे लगता है कि वो उसके साथ बातें कर रही है, तो गुड़िया खुश हो जाती है। शिशु गीत बहुत छोटे होते हैं, बहुत छोटे और सरल पंक्तियों में, और लगता है कि मतलब इतने आसान होते हैं ताकि बच्चा उन्हें आसानी से याद कर ले। जैसे एक छोटी सी कविता है 4 पंक्तियों की, मैं आपको सुनाती हूँ। हाथी दादा। सूंड हिलाता हाथी आता, सूंड हिलाता हाथी आता, गन्ने केले डट कर खाता। सूंड हिलाता हाथी आता, गन्ने केले डट कर खाता, मोटा फिर भी सैर कराता, हम सबका है मन बहलाता। सूंड हिलाता हाथी आता, गन्ने केले डट कर खाता, मोटा फिर भी सैर कराता, हम सबका है मन बहलाता। अभी 4 लाइन की कविता है, बच्चे इनको आसानी से 3-4 वर्ष के बच्चे इसको आसानी से याद कर सकते हैं। ऐसे ही अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो बच्चों को आइसक्रीम बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने एक छोटी सी कविता आइसक्रीम यानी कि बर्फ मलाई के ऊपर लिखी थी, मैं आपको सुनाती हूँ। ठंडी ठंडी बर्फ मलाई ठेले वाला लाया भाई, ठंडी ठंडी बर्फ मलाई ठेले वाला लाया भाई, टन टन घंटी खूब बजाई बच्चों को आवाज लगाई, टन टन घंटी खूब बजाई बच्चों को आवाज लगाई, जिसने जिसने लेकर खाई गर्मी से कुछ राहत पाई, गर्मी से कुछ राहत पाई। शिशु गीत में थोड़ा थोड़ा मैसेज जाता है, बहुत थोड़ा। जैसे हाथी दादा की कविता है जिसमें सूंड हिलाता, तो इससे हमें इंडिकेशन मिलता है कि हाथी की सूंड होती है, और गन्ने के लिए डटकर खाता यानी कि गन्ने और केले उसको पसंद हैं। मोटा फिर भी सैर कराता यानी कि हाथी मोटा होता है। तो ऐसे छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे मैसेज हम इन कविताओं के, बाल गीतों के सहारे हम छोटे छोटे बच्चों को दे सकते हैं। कई जो बाल गीत होते हैं, शिशु गीत होते हैं, वो थोड़े से मज़ेदार होते हैं, और उन्हें पढ़ने से क्या है, थोड़ी सी एक कहानी टाइप सी हो जाती है, तो बच्चे इसमें और ज़्यादा आनंद लेते हैं। और ऐसे ही मैंने एक शिशु गीत लिखा है और जो कि काफ़ी पसंद आया था, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में सुनाया था, काफ़ी अच्छा लगा, तो इसलिए मैं इसमें रिपीट करना चाहूँगी। उसका नाम है चूहा करेगा ईमेल। बिल के बाहर बैठी बिल्ली बोली म्याऊं 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 म्याऊं। बिल के बाहर बैठी बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। चू 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 चूहा बोला बाहर कैसे आऊं, मैं बाहर कैसे आऊं। मुझको काम जरूरी है पर कैसे ऑफिस जाऊं, मुझको काम जरूरी है पर कैसे ऑफिस जाऊं। डर लगता है मुझको तुमसे मन ही मन घबराऊं, मैं मन ही मन घबराऊं। बिल्ली बोली डर मत चूहे तुमको कभी न खाऊं, बिल्ली बोली डर मत चूहे तुमको कभी न खाऊं। तुम ऑफिस को जाओ जल्दी मैं भी अब सो जाऊं, मैं भी अब सो जाऊं। चूहा बोला सोच रहा हूँ घर पर ही रह जाऊं, चूहा बोला सोच रहा हूँ घर पर ही रह जाऊं। घर से काम करूँगा यह ईमेल अभी पहुँचाऊं, ईमेल अभी पहुँचाऊं। ये कविता मैंने ऐसे ही बैठे अनजाने में लिखी थी, और जब मैंने इसको एक मैगज़ीन को मेल किया तो उन्होंने तुरंत इसको पब्लिश किया। और फिर एक बार बाल साहित्यकार शील कौशिक जी ने अपने प्रोग्राम में इसको सम्मिलित किया, तब मुझे समझ में आई कि ये कविता है जो एक छोटी सी बात को लेके लिखी गई है, और ये बच्चों को, जब हम बड़ों को ही इतनी पसंद आ रही है तो छोटे छोटे बच्चों को शायद काफ़ी पसंद आएगी, और मैं इसीलिए मैंने इसे अपने प्रोग्राम में सम्मिलित किया है। तो ऐसी कविताएँ हैं जो शिशु गीत कह सकते हैं हम इनको बच्चे थोड़ा सा मज़े लेकर गाते हैं, तो आसान भी है, सीधे भी हैं, और एक कहानी के रूप में भी हैं। और बिल्ली और चूहे का तो हमेशा से ही बैर रहा है, तो उसका इंडिकेशन भी इस गीत में होता है। ऐसे ही एक छोटा सा शिशु गीत है 5 लाइनों का, वो मैं आपको बताती हूँ। कौवा काला कोयल काली, कौवा काला कोयल काली, पर कोयल की बात निराली। कौवा काला कोयल काली, पर कोयल की बात निराली। उसकी मीठी भोली भांति कुहू कुहू जब गीत सुनाती,
उसकी मीठी भोली भांति कुह कुह जब गीत सुनाती, कौवा कांव कांव चिल्लाता, कौवा कांव कांव चिल्लाता, इसीलिए वह प्यार न पाता। कौवा कांव कांव चिल्लाता, इसीलिए वह प्यार न पाता। राग बेसुरे हरदम गाता, हम सबको वह जरा न भाता, हम सबको वह जरा न भाता। नमस्कार समीर जी, आप हमारे साथ जुड़े, स्वागत है। ये छोटी सी कविता है। कौवा भी काला है, कोयल भी काली है। तो ऐसा नहीं है कि वो काले होने के कारण हम कौवे को पसंद नहीं करते। कोयल को क्यों पसंद नहीं करते? क्योंकि उसकी वाणी में कोमलता नहीं है। ये एक छोटी सी बात है, बच्चों को बस ये समझाती है कि हमें सबसे मीठे मीठे बोलना चाहिए, अच्छे से बोलना चाहिए, प्यार से बोलना चाहिए। मैं बात कर रही हूँ शिशु गीत की, यानी कि बहुत छोटे बच्चों की कविताओं की। इन कविताओं में बहुत सी विशेषताएं होती हैं। सबसे पहली तो है कि इनकी भाषा बहुत सरल होनी चाहिए। ये ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए ताकि बच्चे इन्हें आसानी से याद कर लें। इसके अंदर कही गई बात भी बहुत सीधी और सरल होनी चाहिए ताकि बच्चों को जल्दी से समझ में आ जाए और बच्चे उन्हें आसानी से याद रख के उन्हें गुनगुना सकें। और कविता बोलने वाले को और सुनने वाले को दोनों को ही समझ में आ जाए तो फिर बात ही क्या है। इन कविताओं में कई बार पंक्तियों का दोहराव भी किया जाता है। पंक्तियों का दोहराव करने से बच्चों को उसको बोलने में बहुत आनंद आता है। बहुत लोगों का कहना है कि कविताओं में तुकांतता आवश्यक नहीं है। अभी अभी नया मुद्दा ये सामने आया है कि तुकांतता कोई ज़रूरी है क्या? तुक मिलाना। मुखचंद कविताएं भी लिखी जा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल लिखी जा सकती हैं, परंतु शिशु गीतों में मेरा ऐसा कहना है कि शिशु गीतों में तुक मिलाना बहुत ज़रूरी है। तुक मिलाने से उसमें काव्य सौंदर्य आ जाता है और काव्य सौंदर्य होने से बच्चा उसे जल्दी पसंद करता है और जब वो गाता गुनगुनाता याद करता है तो उसे बहुत आसानी से वो याद हो जाता है और उसे लुभाता भी है। अब ये कविताएं हैं जो बच्चों की कई जिज्ञासाओं को भी शांत करती हैं। उनकी शारीरिक और बौद्धिक, सामाजिक हो या धार्मिक, सभी समस्याओं का, सभी बातों का उनके अंदर सॉल्यूशन होता है। बाल कविताएं पुरातन काल में, अब हम इसको धर्म से भी जोड़ सकते हैं। यदि हम सूरदास जी की कविताएं पढ़ें जो उन्होंने कृष्ण जी के बचपन को लिखी, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि उससे सुंदर बाल गीत या शिशु गीत हो ही नहीं सकते हैं। मैं बचपन में उनको बड़े प्रेम से पढ़ती थी और जब मेरी दादी उन्हें सुनाती थी तो मैं उनको बहुत अच्छे से याद करती थी और मुझे वो अभी भी याद हैं। तो वो श्रेष्ठ उदाहरण है मेरे हिसाब से बाल गीतों के या बाल कविताओं के। सूरदास जी की रचनाएं हैं जो कृष्ण जी को लेके लिखी गई हैं। तो चलिए मैं आपको एक दो प्रचलित उदाहरण देती हूँ। छोटा बालक है, कृष्ण जी बहुत छोटे हैं और वो दूध नहीं पीते हैं और यशोदा मैया उन्हें दूध पीने के लिए कहती है और उनको कहती है कि दूध पी लो ताकि तुम्हारी है जो चोटी बढ़ जाएगी। और कृष्ण जी हैं जो उनकी चोटी नहीं बढ़ती, वो बड़े परेशान हैं। अरे भाई, मैं इतने दिनों से दूध पी रहा हूँ, मेरी चोटी क्यों नहीं बढ़ रही है? वो अपने माँ से प्रश्न करते हैं। तो बच्चे की एक जिज्ञासा का इस कविता में जो उन्होंने प्रस्तुत किया है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलिए मैं आपको इसकी 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ। मैया कब हूँ बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कब हूँ बढ़ेगी चोटी। कितनी मेरे मोहे दूध पीवत भई, यह आज हूँ है छोटी। तू जो कहत बल्कि जो बेनी, वह लांबी मोटी। काढ़त गुहत नहावत जय है, नागिन सी भुई लोटी। काचो दूध पियावती पची पची, देत न माखन रोटी। मैया मोरी कब बढ़ेगी चोटी, मैया मोरी कब बढ़ेगी चोटी। इसी तरह 4 पंक्तियाँ और हैं। और कृष्ण जी जैसे कि हम देखा हमने किसी ने नहीं है। रेणु जी नमस्कार, सुषमा जी नमस्कार, स्वागत है आप सबका। कृष्ण जी को हमने किसी ने नहीं देखा है और परंतु हमारी कल्पना में ये है कि कृष्ण जी का रंग है जो वर्ण था जो सांवला था और यशोदा मैया गोरी थी, नंद जी गोरे थे।
अब गोरे माता पिता और बच्चा काला हुआ तो ये बात सबको हैरानी लगती थी, कैसे भाई ऐसा कैसा हुआ, अक्सर ऐसा होता नहीं है, इसलिए बच्चे उन्हें चढ़ाते थे। और कृष्ण जी खुद भी टेंशन था उनको कि यार ये मेरे मम्मी पापा गोरे हैं और मैं काला कैसे हूँ। तो 4 पंक्तियाँ जो उन्होंने लिखी हैं सूरदास जी ने, तो मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपको प्रस्तुत करती हूँ आपके सम्मुख कि बच्चे के मन में कैसी भावनाएं आती हैं जब उसको बच्चे कहते हैं अरे यार तू तो काला है, तेरे मम्मी पापा गोरे हैं। और ये आज के समाज में भी ऐसा होता है। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो। मोसु कहत मोल को लीनो, मोसु कहत मोल को लीनो, तू जसमती कब जायो। गोरे नंद यशोदा गोरी, गोरे नंद यशोदा गोरी, श्याम वर्ण कत पायो। मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। ये मैंने कुछ शिशु गीतों का उदाहरण दिया, कुछ मेरे लिखे हुए थे और कुछ जो मुझे पसंद हैं बचपन से ही, मुझे वो आपके सामने प्रस्तुत करना अच्छा लगा, इसलिए मैंने आपके सामने उदाहरण देकर समझाया है कि श्रेष्ठ शिशु गीत कैसे हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं बाल गीतों की, यानी कि 7 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों की कविताओं की। क्योंकि बच्चों की उम्र बढ़ गई है, अतः उनकी आवश्यकताएं और ज्ञान भी बढ़ गए हैं। अब वह समझ सकता है कि वह क्या कर रहा है और उसे क्या करना चाहिए, उसे क्या करना अच्छा लगता है या फिर वह क्या क्या कर सकता है। और इन्हीं सभी भोली भोली बातों का समावेश करके बाल गीतों को लिखा जाता है। भोली भोली बातें, भोली भोली इच्छाएं भोले भाले बच्चों के लिए सीधे सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए ऐसी रचनाओं का गठन किया जाता है और बच्चे इन्हें याद कर कर भली भांति गुनगुना सकते हैं। नमस्कार फकीर चंद जी, शुक्ला जी, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो लीजिए प्रस्तुत करती हूँ मेरा एक बाल गीत। आजकल हमारे स्कूलों में अंग्रेजी का बड़ा प्रचलन है, जिसको देखो अंग्रेजी पढ़ने को उतारू है, चाहे अध्यापक हो चाहे माता पिता, वे ये चाहते हैं हमारा बच्चा है अंग्रेजी सीख जाए, हिंदी की किसी को चिंता नहीं है। परंतु यदि ऐसा ही होता रहा तो हिंदी का फिर क्या अस्तित्व रह जाएगा। इस कविता को लिखने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था। और दूसरी बात यह है कि जब हमारे घर में बड़े हिंदी में बात करते हैं तो बच्चों की कई बार ऐसी स्थिति हो जाती है कि उन्हें हिंदी समझ में ही नहीं आती है। जैसे हमारे ही बच्चे हैं छोटे, मेरे ही बेटे की बात कर रही हूँ मैं। जब वो छोटे थे तो हम उनको बोलते थे बेटा 24, बेटा 36 या 39। बोले क्या होता है मम्मी, इंग्लिश में बोलो ना, 39 बोलो ना, मम्मी 24 बोलो ना, ये क्या आप 24 36 बोलती रहती हो, हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो मेरा जितने भी अभिभावक या जितने भी शिक्षक या जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं उन सबसे यह प्रार्थना है कि आप अंग्रेजी अपने बच्चे को अवश्य सिखाइए, परंतु इसके साथ साथ हमारी मातृभाषा हिंदी का ज्ञान भी अवश्य दीजिए। और इसी उद्देश्य के लिए मैंने यह कविता लिखी है। कविता का शीर्षक है हिंदी मुझे सिखा दो माँ। ABCD सीखी है, अब आ सिखला दो माँ। ABCD सीखी है, अब आ सिखला दो माँ। एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं ये बतला दो माँ। ABCD सीखी है, अब आ सिखला दो माँ। एप्पल को हिंदी में क्या कहते हैं ये बतला दो माँ। फादर मदर ब्रदर सिस्टर आंटी अंकल ही पढ़ती हूँ। फादर मदर ब्रदर सिस्टर आंटी अंकल ही पढ़ती हूँ। आज बैठ कर हिंदी में भी इनके नाम बता दो ना। आज बैठ कर हिंदी में भी इनके नाम बता दो ना।
फिर दादी से बात करूं, दादा से कुछ कह पाऊंगी। फिर दादी से बात करूं, दादा से कुछ कह पाऊंगी। नाना जी लिखते हिंदी में, मैसेज वह पढ़ पाऊंगी। नाना जी लिखते हिंदी में, मैसेज वह पढ़ पाऊंगी। पापा के कमरे में रखी बहुत किताबें हिंदी की। पापा के कमरे में रखी बहुत किताबें हिंदी की। एक एक करके अपने कमरे में सब ले आऊंगी। देखा आपने, बच्चा केवल अंग्रेजी पढ़ रहा है, अब उसकी हिंदी पढ़ने की भी इच्छा होने लगी है, क्योंकि उसके पास अधिकतर हिंदी भाषी लोग रहते हैं और वो चाहता है कि वे भी उनके साथ हिंदी में बात करे, क्योंकि उनको तो हिंदी ही समझ में आती है और हिंदी में ज़्यादा अपनापन भी तो लगता है। और इसके साथ साथ हमने एक छोटा सा संदेश भी बच्चों को समझा दिया कि हिंदी हमारी भाषा है, हमें इसका सम्मान करना चाहिए और इसका उपयोग भी करना चाहिए। चलिए, बच्ची थोड़ी बड़ी हो गई है, बिटिया थोड़ी बड़ी हो गई है और वो देखती है कि मेरी मम्मी है जो सारे दिन अकेली काम करती है और थक जाती है, और उसके मन में ये आने लगा है कि क्यों ना मैं अपनी माँ की कुछ मदद करूं। हालांकि बहुत ज़्यादा काम तो वो नहीं कर पाएगी, परंतु फिर भी उसके इरादे तो बहुत बड़े बड़े हैं। और वो सोचती क्या है, चलिए मैं आपको ये बालगीत सुनाती हूँ। इसका शीर्षक है रानी बिटिया। ला अम्मा मैं हाथ बटाऊं, रानी बिटिया फिर कहलाऊं। ला अम्मा मैं हाथ बटाऊं, रानी बिटिया फिर कहलाऊं। पड़ा दूध जो उसे उबालूं, मैले कपड़े सब धो डालूं। पड़ा दूध जो उसे उबालूं, मैले कपड़े सब धो डालूं। धोकर छत पर उन्हें सुखाऊं या फिर धोबी को दे आऊं। ला अम्मा मैं हाथ बटाऊं, रानी बिटिया फिर कहलाऊं। मैं मुन्नी को सबक पढ़ा दूं, आ ई लिखना सिखला दूं। मैं मुन्नी को सबक पढ़ा दूं, आ ई लिखना सिखला दूं। छोटे भैया को बहलाऊं, लोरी देकर उसे सुलाऊं। ला अम्मा मैं हाथ बटाऊं, रानी बिटिया फिर कहलाऊं। रानी बिटिया फिर कहलाऊं। जाकर मैं ले आऊं बाजी, देख चाट कर अच्छी ताजी। जाकर मैं ले आऊं बाजी, देख चाट कर अच्छी ताजी। साफ करूं फिर उन्हें पकाऊं, बना फुल्कियां तुझे खिलाऊं। ला अम्मा मैं हाथ बटाऊं, रानी बिटिया फिर कहलाऊं। रानी बिटिया फिर कहलाऊं, रानी बिटिया मैं कहलाऊं। देखा आपने, छोटी सी बच्ची की कितनी तमन्नाएं हैं। वो खाना भी बनाना चाहती है, कपड़े भी धोना चाहती है, छोटा भाई बहन है उसको बहलाना भी चाहती है, क्योंकि वो देखती है मेरी माँ है जो अकेला सारा काम करती है, तो उसकी थोड़ी मदद हो जाएगी। हेलो रीना, कैसी हो? तो ऐसी कविताएं हैं जो बच्चे को गुनगुनाने में तो मज़ा आता ही है, और साथ में छोटा सा मैसेज ये देती हैं कि हमें है जो हमारे पेरेंट्स की थोड़ी जितनी भी संभव हो ज़्यादा काम करने के लिए मैं छोटे बच्चों को नहीं कहती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चे की और भी बहुत सारी खेल कूद पढ़ाई लिखाई और भी बहुत चीज़ें होती हैं। परंतु यदि बच्चे थोड़ी थोड़ी सी भी मदद अपने माता पिता की करते हैं तो मेरे माता पिता को बहुत अच्छा लगता है और उनकी इतने में ही बहुत सी सहायता हो जाती है। अब धीरे धीरे बच्चे और बड़े हो रहे हैं, उनकी उम्र और बढ़ रही है और वे धीरे धीरे किशोरावस्था की ओर जा रहे हैं। अभी वो बच्चे भी नहीं हैं और पूरी तरह समझदार भी नहीं हैं, तो ऐसे में आवश्यकता पड़ती है उन्हें काफ़ी बातें समझाने की, सिखाने की। कई बार वे गलत रास्ते पे भी जाते हैं तो भी उन्हें सीख देनी पड़ती है, या कई बातें ऐसी हैं जो किशोर होते होते उनकी समझ में नहीं आती हैं तो वो भी हमें उन्हें समझानी होती हैं। तो हम कहानी कविताओं के माध्यम से उन्हें सिखाते हैं और ऐसे में लिखी जाती हैं किशोर कविताएं। इन कविताओं में बड़े ही सुंदर तरीके से बच्चों को सामान्य ज्ञान, नैतिक ज्ञान,
सामाजिक ज्ञान, साधारण विज्ञान आदि की जानकारी हम दे सकते हैं। और यदि बच्चे इन्हें पढ़ते हैं और याद रखते हैं तो वह अनायास ही बड़े ही आसानी से बहुत सारी बातें सीख जाते हैं और भविष्य में एक आदर्श नागरिक के रूप में परिवर्तित हो सकते हैं। किशोर कविताओं में ज्ञान होने के साथ साथ मनोविज्ञान होना भी बहुत ज़रूरी है। यदि हम बच्चों को आदर्श नागरिक बनाना चाहते हैं और यदि हम उनके मन में क्या है ये जानने का प्रयास नहीं करते हैं तो उन कविताओं को गढ़ने का कोई लाभ नहीं है। तो हमें अपनी कविताओं में ऐसी बातों का समावेश भी करना चाहिए जो उन्हें ज्ञान तो दे ही परंतु उनके मन की बात को समझने का प्रयास भी करे कि आखिर बच्चा चाहता क्या है, क्या उसकी इच्छाएं और हमारी इच्छाएं मिलती हैं। यदि उसकी इच्छा और हमारी इच्छा दोनों का मेल हो जाएगा तो ऐसे में वो कविता बहुत उपयोगी हो जाएगी और बच्चों का रुझान उसकी ओर बढ़ जाएगा और वो उसके लिए भविष्य को संवारने में काम आएगी। चलिए आपको एक किशोर कविता सुनाती हूँ। अक्सर क्या होता है कि बच्चे हैं जो बड़े होकर, छोटे हो बच्चे को तो हम कुछ भी खिला सकते हैं मना के पटा के, पर जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसकी थोड़ी अपनी चॉइस हो जाती है कि नहीं आज मुझे ये खाना है, नहीं मुझे तो आज ये खाना है। वो अक्सर अपने मम्मी पापा से जिद करता है। और जो मम्मी पापा हैं जो थोड़े समझदार मम्मी पापा हैं उनको सब पता रहता है, फल अच्छा है, सब्जी अच्छी है, ड्राई फ्रूट अच्छे हैं, पर ये चाट अच्छी नहीं है, ये मैगी अच्छी नहीं है, या फिर अधिक तला हुआ भोजन अच्छा नहीं है, तो ये नहीं खाना है। और वो कई पेरेंट्स बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इस मामले में। वो बिल्कुल भी इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करते हैं, बिल्कुल भी उनको बच्चों को नहीं खाने देते हैं। तो ऐसे माता पिता से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया इतने स्ट्रिक्ट मत होइए और बच्चों को थोड़ा बहुत उनके मन लायक भोजन भी कराया कीजिए। और इसी भाव को लेकर मैंने ये कविता लिखी है, बच्चे और भोजन। बच्चे की क्या परेशानी है मैंने इस कविता में कही है। बच्चा कह रहा है, क्या खाएं हम क्या ना खाएं, बच्चे हैं कुछ समझ ना आए। क्या खाएं हम क्या ना खाएं, बच्चे हैं कुछ समझ ना आए। दादी हरदम दूध पिलाए, दादी हरदम दूध पिलाए, दादा सूखे मेवे लाए। दादी हरदम दूध पिलाए, दादा सूखे मेवे लाए। मम्मी सब्जी हरी बनाए, मम्मी सब्जी हरी बनाए, पापा से फल खूब मंगाए। मम्मी सब्जी हरी बनाए, पापा से फल खूब मंगाए। पर हमको सब ये ना भाए, पर हमको ये सब ना भाएं, डर के मारे ही हम खाएं। डर लगता है, मम्मी पापा की पिटाई का, डांट का डर लगता है, इसलिए बच्चे बेचारे खाते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। पर हमको ये सब ना भाएं, डर के मारे ही ये खाएं। फास्ट फूड हमको ललचाए, फास्ट फूड हमको ललचाए, ठेले वाली चाट बुलाए। फास्ट फूड हमको ललचाए, ठेले वाली चाट बुलाए। जब गर्मी का मौसम आए, कोल्ड ड्रिंक ठंडक पहुंचाए। जब गर्मी का मौसम आए, कोल्ड ड्रिंक ठंडक पहुंचाए। चॉकलेट तो खूब लुभाए, जी करता है खाते जाएं, जी करता है खाते जाएं। पर बड़े तो जिद पर आए, मगर बड़े तो जिद पर आए, घर में ये सब कभी न लाएं। मगर बड़े तो जिद पर आए, घर में ये सब कभी न लाएं। कोई तो इनको समझाए, कोई तो इनको समझाए, कभी कभी ये भी दिलवाएं। कोई तो इनको समझाएं, कभी कभी ये भी दिलवाएं। ऐसे सबका मेल कराएं, भोजन को संतुलित बनाएं। ऐसे सबका मेल कराएं, भोजन को संतुलित बनाएं। देखा आपने बच्चे की क्या इच्छा है। ठीक है, हम हेल्दी फूड खाएंगे, बिल्कुल खाएंगे, माता पिता का, दादा दादी का कहना मानेंगे, पर कभी कभी चेंज के लिए हमको ऐसा खाना भी चाहिए। हम नए ज़माने के बच्चे हैं, नई नई चीज़ें हमको नज़र आती हैं तो हमारा खाने का मन करता है। तो इसलिए हमें किशोर हो रहे बच्चे को थोड़ी सी स्वतंत्रता प्रदान करनी चाहिए। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसे समझ में आने लगती है रिश्ते नातों की, और साथ ही समझ में आता है कि मेरे जीवन में मेरे माता पिता का क्या महत्व है और वो हमारे लिए कितना सेक्रीफाइस करते हैं। और जब हम दुखी होते हैं या जब हम खुश होते हैं या जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हमारी सबसे ज़्यादा मदद कौन करता है? हमारी माँ। उसे डांटती भी है, फटकारती भी है, प्यार भी करती है, तथा कई बार उसे एकदम सख्ती से किसी चीज़ों के लिए मना भी करती है। तो ऐसे में क्या होता है, कई बार किशोर बच्चे अपनी माता से नाराज़ भी हो जाती हैं। आप तो सारे दिन डांटती रहती हो, आपको तो कुछ बात कहना ही बेकार है,
मैं तो आपके साथ रह ही नहीं सकता। मैंने ऐसे ऐसे डायलॉग्स भी बच्चों के मुंह से सुने हैं। तो ऐसे बच्चों को गाइड करने के लिए मैंने एक छोटी सी कविता लिखी है और ये समझाया है कि माँ जो कुछ भी कहती है या करती है वो कहीं ना कहीं उनके हित में ही होता है। तो इसी संदर्भ में मैं प्रस्तुत कर रही हूँ मेरी कविता माँ के बोल। गुड़ शक्कर चीनी से ज़्यादा मीठे लगते माँ के बोल। गुड़ शक्कर चीनी से ज़्यादा मीठे लगते माँ के बोल। चाहे सारी दुनिया रूठे कभी न रूठे माँ के बोल। गुड़ शक्कर चीनी से ज़्यादा लगते मीठे माँ के बोल। चाहे सारी दुनिया रूठे कभी न रूठे माँ के बोल। बच्चों के तो मन को भाते झूठे सच्चे माँ के बोल। बच्चों के तो मन को भाते झूठे सच्चे माँ के बोल। सभी रूप में लगते हैं जी सबको अच्छे माँ के बोल। सभी रूप में लगते हैं जी सबको अच्छे माँ के बोल। बोले हो गुस्से में फिर भी, बोले हो गुस्से में फिर भी कभी न चुभते माँ के बोल। लाखों में पहचाने जाते, लाखों में पहचाने जाते कभी न छुपते माँ के बोल। लाखों में पहचाने जाते कभी न छुपते माँ के बोल। हमको सीख सिखाते अच्छी, हमको सीख सिखाते अच्छी कभी न रुकते माँ के बोल। बच्चों खातिर दुआ मांगते हरदम झुकते माँ के बोल। बच्चों खातिर दुआ मांगते हरदम झुकते माँ के बोल। बच्चों के मन को पढ़ लेते, बच्चों के मन को पढ़ लेते भेद बताते माँ के बोल। खुद के मन की पीड़ा लेकिन सदा छुपाते माँ के बोल। खुद के मन की पीड़ा लेकिन सदा छुपाते माँ के बोल। अगर खुदा भी बच्चा होता, अगर खुदा भी बच्चा होता उसे लुभाते माँ के बोल। उसके मन मंदिर को भी तो स्वर्ग बनाते माँ के बोल। उसके मन मंदिर को भी तो स्वर्ग बनाते माँ के बोल। गुड़ शक्कर चीनी से ज़्यादा लगते मीठे माँ के बोल। ये थी एक किशोर कविता जिसमें हम भावों का समावेश भी कर सकते हैं, आदर्शों का समावेश भी कर सकते हैं और बच्चे को इनडायरेक्ट तरीके से कुछ भी अच्छी बात हम समझा सकते हैं क्योंकि अब उसे समझ में आने लग गई है। अभी मैंने चर्चा की कि कविताएं कितनी तरह की होती हैं, शिशु गीत, बाल गीत और किशोर गीत। और इन दिनों बहुत तरह की कविताएं लिखी जा रही हैं, तरह तरह की बाल साहित्यकार तरह तरह की कविताएं लिख रहे हैं, तरह तरह के नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं और बहुत से प्रकाशक हैं जो बाल काव्य की पुस्तकें प्रकाशित भी कर रही हैं। शोध प्रबंध भी बहुत हो रहे हैं और बहुत सी पत्र पत्रिकाओं में, न्यूज़पेपर्स में, सब में हैं जो बाल कविताओं को स्थान भी दिया जा रहा है। अभी मेरे पास एक फ़ोन आया था कि बाल कविताओं के ऊपर एक बहुत बड़ा शोध हो रहा है और आकाशवाणी केंद्रों से बाल कविताओं का प्रसारण भी किया जा रहा है। कुल मिलाकर ऐसा प्रतीत होता है कि इस युग में पहले युग की बजाय ज़्यादा बाल काव्य लिखा जा रहा है जो कि सुंदर भी है और गुणवत्तापरक भी है। फिर भी हालांकि बहुत सारी कविताएं लिखी जा रही हैं, परंतु फिर भी इसका अर्थ ये नहीं है कि सभी लोग बाल काव्य के पक्ष में हैं। बहुत से लोग तो ये कहते हैं बाल कविता पढ़नी ही क्यों, आखिर लाभ क्या है बाल कविताएं पढ़ने का। उनका ऐसा सोचना है कि बाल साहित्य में कहानियां और साहित्य की अन्य विधाएं कविता से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, खासकर बच्चों के लिए। परंतु मेरा मत भिन्न है। मेरे ख्याल से कविताएं भी बच्चों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितनी साहित्य की अन्य विधाएं, क्योंकि मैंने ये पूरा स्टडी किया है कि कविताएं पढ़ने से बच्चों को क्या क्या लाभ होते हैं।
जब बच्चा कविता पढ़ता है, उसे बार बार याद करता है और उसे अच्छी तरह नहीं बोल पाता, तो उसे हम लोग कहते हैं, पेरेंट्स कहते हैं या टीचर कहते हैं, नहीं ऐसे नहीं बेटा, ऐसे बोलो, इसको ऐसे बोला जाता है। तो ऐसे में बच्चों का उच्चारण बेहतर होता है और वे व्याकरण की गलतियां कम करते हैं, क्योंकि जहाँ पे लय बिठाने के लिए जाति बोलना है तो जाति ही बोलना है। तो ऐसे बच्चे को समझ में आ जाता है कि इसके साथ जाति लगेगा, इसके साथ जाता लगेगा। धीरे धीरे उसके दिमाग में ये बात फिट हो जाती है कि मैंने कविता में ये लिखा था, तो अब मैं जब मेरा लेखन का कार्य पढ़ाई में कर रहा हूँ तो मुझे इसी का प्रयोग करना है। ऐसे ही बच्चे जब कविताएं लिखते हैं, कविताएं पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो उनके अंदर तरह तरह के भाव होते हैं। किसी में देशभक्ति का भाव होता है, किसी में परोपकार का भाव होता है, किसी में अपने माता पिता से का कहना मानने का भाव होता है, या किसी में पशु पक्षियों से प्रेम करने का भाव होता है। तरह तरह के भाव होते हैं। तो ऐसा करने से है जो बच्चों के मन में ये सारी अच्छी अच्छी भावनाएं जागती हैं। स्कूलों में कविता पाठ प्रतियोगिता का आयोजन होता रहता है। तो इस चक्कर में क्या होता है, बच्चे हैं जो टीचर्स बोलते हैं इस कविता को याद करो। अब बच्चा याद कैसे करेगा, उसको बार बार पढ़ेगा और धीरे धीरे उसके ब्रेन को आदत हो जाती है कि मुझे ये चीज़ याद करनी है, याद रखनी है, तभी तो मैं इसको मेरी सभा में या टीचर्स के सामने परफॉर्म कर पाऊंगा। तो ऐसा करते करते उसकी याददाश्त शक्ति बढ़ती है। उसकी ब्रेन का जो है याददाश्त शक्ति का जो ब्रेन करने की क्षमता है धीरे धीरे बढ़ती है, क्योंकि वो बार बार कविता को दोहराता है और बार बार उसे बहुत सारे नए शब्द याद करने पड़ते हैं और याद रखने पड़ते हैं। तो ऐसा करने से उनको क्या होता है कि धीरे धीरे, पहले तो वो कविता याद कर रहा है, पर धीरे धीरे जब वो अपनी पढ़ाई की अन्य चीज़ें याद करता है तो उसे यह उस चीज़ में भी मदद करती है। कविताएं पढ़ने से हमारा भाषा ज्ञान तो बढ़ता ही है, क्योंकि इसके अंदर बहुत से नए शब्द ऐसे होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं। और जब कविता को समझने की कोशिश करते हैं तो हम पूछते हैं, भाई इसका अर्थ क्या है, अपने मम्मी से, पापा से या अध्यापकों से पूछते हैं। तो हम उसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं और फिर वो हमें समझाते हैं ये इसलिए है, इसलिए कहा जाता है। और धीरे धीरे हमारी बच्चों की शब्दावली बढ़ती है और धीरे धीरे वो इन शब्दों का है जो लेखन में प्रयोग करते हैं। और कविताओं को जो बोलकर और गाकर जो आनंद मिलता है उसे तो हम कैसे भूल सकते हैं। कविता थोड़े में अधिक बात कहने की क्षमता रहती है, अतः हम अपनी बहुत सारी बातों को एक छोटी सी कविता के माध्यम तक बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। हालांकि मेरा मानना है कि कविताओं के बहुत लाभ है, परंतु फिर भी जो काव्य विरोधी हैं वो कहते हैं नहीं नहीं कुछ नहीं है, खाली वेस्टेज ऑफ टाइम है। ठीक है, किसी समारोह में बोलना है कविता तो बोल दो, फिर आकर सारे दिन कविताओं में लगे रहना, या हम कहते हैं कि कविता लिखना सीखे बच्चे, और या फिर सारे दिन गुनगुनाता रहे, या फिर हर कहीं कविता प्रोग्राम्स में कविता दे, या घर पे किसी की जन्मदिन इत्यादि पे कविता सुनाए। तो ऐसे में पेरेंट्स की आजकल बहुत ज़्यादा रुचि नहीं है। वो कहते हैं कि अगर बच्चा यही करता रहेगा तो पढ़ेगा कब। यही काम थोड़ी ना है बच्चे को कि सारे दिन कविता ही बोलता रहे। इतनी देर अगर पढ़ाई में लगाएगा तो उसको ज़्यादा लाभ होगा। उनके मन में ये डर लगा रहता है कि यदि बच्चा सारे दिन कविता और गीत में लगा रहेगा तो कहीं ये अपने उद्देश्य से भटक ना जाए, कहीं ऐसा ना हो ये पढ़ाई में पीछे रह जाए। ये स्कूल में हाल है। टीचर्स लोग हैं जो कविताओं को बच्चों को याद नहीं कराते हैं, बस कभी निश्चित प्रोग्राम होता है तो उसके लिए एक आधी याद करवा देते हैं। उसके अलावा दे मार्क पढ़ाई, पाठ पढ़ाया, उसको याद कराए, उसके शब्द अर्थ याद कराए, उसके प्रश्न उत्तर याद कराए, क्योंकि उनको लगता है यदि हम कविताओं में या किसी चीज़ में उलझ जाएंगे तो हमारा है जो सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम पाठ्यक्रम से हटकर ऐसी गतिविधियां कराएं, क्योंकि शिक्षकों के ऊपर ये बहुत बड़ा दबाव होता है कि वे परिणाम को बेहतर बनाएं, और परिणाम को बेहतर बनाने का उनके पास एक ही तरीका होता है कि वे बच्चों को पाठ्यक्रम की चीज़ें बार बार रटाएं, उसको याद कराएं, या वही उन्हें प्रेरित करें पढ़ने के लिए। उनके नज़र में इन एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का बिल्कुल भी उनका उपयोग नहीं है। ये तो हो गई हमारे स्कूलों की बात। अब हम आ जाते हैं हमारे घर परिवार की ओर या हमारे समाज की ओर। हमारे संस्कृति और समाज में जो पहले हम जगह जगह पर कविताएं बोलते थे या जगह जगह पर गीतों का प्रयोग करते थे, वे लगातार सीमित हो गई हैं। पहले विवाह शादी में बहुत से महिलाएं बहुत से गीत गाती थी, परिवारजनों के साथ रहती थी और 1 महीने पहले से ही गीत गाने शुरू कर देती थी। परंतु अब एकल परिवार हो गए हैं।
अब ब्याह शादी के काम को सिर्फ 3 दिन में निपटा लिया जाता है। अभी मैंने थोड़े दिनों पहले अपने पुत्र की शादी की है। मुझे भी ध्यान है कि हमारे कोई रिश्तेदार 3 दिन से ज़्यादा आने को तैयार ही नहीं थे। तो ऐसे में भला मैं गीत गाऊं किसके साथ? कौन गीत गाएगा? तो ऐसे में वो गीत सीमित 3 दिन के लिए रह जाते हैं। 3 दिन में 2 दिन तो और सेरेमनीज के लिए रहते हैं और गीत गाने का हमको सिर्फ 1 ही दिन मिलता है। तो यदि हम गीत गाएंगे नहीं तो हमारे बच्चे, आने वाली पीढ़ी सुनेगी कैसे? हमारे बच्चे सुनेंगे कैसे? और सुनेंगे नहीं तो फिर उन्हें याद कैसे होंगे और उनके अंदर रुझान कैसे होगा? पहले जॉइंट फैमिली होती थी और दादी नानियाँ साथ में रहती थी और वो अक्सर आते जाते हैं भजन गुनगुनाती थी। अब वो सब भी हमारे समाज से गायब हो गया है। हम सब अलग रहते हैं। दादी नानी अपने गांव में अलग रहती हैं। वो गाती हैं या नहीं गाती हैं, बच्चों को कुछ भी नहीं पता। बच्चे रूठ जाएं तो मनाए कौन? माता पिता को फुर्सत कहाँ है उन्हें मनाने के लिए? एक थप्पड़ लगाया सीधा, खाता है खाना नहीं खा, चल मुझे ऑफिस का और काम करना है, सारे दिन में ये नहीं कह सकती। बच्चों को अक्सर यही सुनने को मिलता है। या फिर उन्हें आया के हाथ में डाल दिया जाता है या उन्हें क्रैशेज में डाल दिया जाता है। जो लोग हैं उनको धमका कर, डांट पीट कर उनको खाना खिलाते हैं। भला आप कौन मिलाता है, मेरे सो जा मुन्ने सो जा, कौन सुलाता है ऐसा? बच्चा थक कर खुद ही सो जाता है, उधर माता पिता थक कर खुद सो जाते हैं। तो ऐसे में गीत हैं, जो गीत और कविताएं हमारे समाज से गायब होती जा रही हैं। खेल कूद बहुत सीमित हो गए हैं। अब बच्चों को सड़क पर हम खेलने नहीं देते हैं क्योंकि माता पिता की, अभिभावकों की गलती नहीं है, बच्चे अब सड़क पर सुरक्षित नहीं हैं। तो यदि वो घर पे वो मोबाइल गेम्स खेलते हैं या फिर इंडोर गेम्स खेलते हैं या फिर खेलते हैं तो स्कूलों में या कहीं क्लब्स वगैरह में खेलते हैं। सड़कों पर, मोहल्लों में खेलने वाली परंपरा अब इन दिनों खत्म हो गई है। मैंने तो नहीं देखा कि कोई बच्चा अब सड़क पर ग्रुप बनाकर खेलता है। और अभी मैं पिछले दिनों अमेरिका में रह के आई हूँ तो वहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई बच्चा सड़क पे नज़र ही नहीं आता है। वहाँ पे तो इतना है कि वो बच्चे को साइकिल भी चलाते हैं तो हेलमेट लगाकर चलाते हैं और एक उनके लिए एक निश्चित स्थान बने हुए हैं, वहीं पे वो सब करते हैं। तो ऐसे में भला वो गीत कैसे गुनगुनाएंगे? उनको वो पहले वाली मस्ती कैसे आएगी? सुधा भार्गव जी नमस्कार। तो ऐसे में वो पहले वाली मस्ती, पहले वाला नाचना कूदना खेलते समय वो संभव ही नहीं है और वो कैसे उनके मुंह पे गीत चढ़ेंगे? तो ऐसे में वो सारे हैं जो लुप्त होते जा रहे हैं। न टोलियां बनती हैं और न ही गीत होते हैं। अब समय परिवर्तित हो रहा है। पहले औरतें चक्की पीसती थी, उस समय गीत गाती थी, या फिर कुछ मसाले वगैरह साफ करती थी, उस समय भी गीत गाती थी, या कुछ सिलाई बुनाई करती थी, वो उस समय भी गीत गाती थी। तो ये सब गायब होते जा रहे हैं। अब ऐसी जगह नहीं बची है जहाँ पे गीत गाए जाएं। किसी के पास समय नहीं है कि वो गीत गाए, ना किसी के पास समय है कि वो अपने रूठे हुए बच्चों को मनाए। तो ऐसे में कविताएं हैं जो हमारे जीवन से लुप्त होती जा रही हैं। अब बच्चों का ज़्यादा समय टीवी, कंप्यूटर, मोबाइल्स इनके सामने बना रहता है और कुछ तो उनको आदत हो गई है और कुछ इसमें उनका दोष भी नहीं है, क्योंकि उनके जीवन में इनका महत्व या उपयोग दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। और अकेले जब वो बच्चे रहते हैं तो खेले किसके साथ? मैंने तो बहुत घरों में देखा है 2 बच्चे नहीं, एक ही बच्चे ही होने लगे हैं, या फिर 2 बच्चे होते हैं तो उनकी उम्र में इतना अंतर होता है, 8-10 साल का या 6-7 साल का, तो उन दोनों की इतनी जमती नहीं है कि वो एक जैसा खेल खेल सके। तो ऐसे में बड़ा बच्चा अपनी पढ़ाई में उलझा रहता है या अपने टीवी में उलझा रहता है, और छोटा बच्चा है जो इधर उधर घूमता रहता है, या फिर वो भी मोबाइल लेके उसके अंदर एक छोटा सा गेम खेलने बैठ जाता है। तो ऐसे में भला है जो गीत कविताएं कैसे होंगी? इसका बहुत नुकसान हो रहा है हमें, क्योंकि गीत कविता के माध्यम से जो मानसिक पोषण और भावनात्मक पोषण बच्चों को मिलता था वे लगभग अब समाप्त हो गया है। बच्चों को बुद्धि की तो ज़रूरत है ही, ज्ञान की तो ज़रूरत है ही है, परंतु उनके मानसिक और भावनात्मक पोषण की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर बच्चों को वो नहीं मिलेगा तो उन्हें कई तरह के मनोवैज्ञानिक नुकसान उठाने ही पड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार की यदि हमारे शरीर को संतुलित भोजन नहीं मिले तो हमारा शरीर दुर्बल हो जाता है, इसी प्रकार यदि बच्चों को मानसिक संतुलन और मानसिक शांति या मानसिक उपचार नहीं मिलेगा, जो कि उनको कविताओं के माध्यम से मिल रहा है, तो उनको बहुत नुकसान हो सकता है। ये नुकसान प्रत्यक्ष रूप में भले ही ना दिखाई दे, परंतु उनके व्यवहार के रूप में जरूर हमें दिखाई देता है। और फिर क्या होता है कि यदि बच्चे कुछ सुनेंगे नहीं, करेंगे, तो उनके अंदर जो सृजन की क्षमता है,
कि जैसे हम कविता सुनते हैं, जैसे मैं भी हूँ, अब इतनी लिखती हूँ, पर फिर भी मैं जब कोई नई कविता पढ़ती हूँ या सुनती हूँ तो मेरे मन में झट से ये ख्याल आता है, अरे मैं भी ऐसी कविता लिखूँ, मैं भी ये ऐसा लिखूं। ये प्रेरणा देते हैं। तो यदि बच्चा उसको सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो उसे ये प्रेरणा कैसे मिलेगी कि मैं भी ऐसा कुछ लिखूं, मैं भी ऐसा कुछ करूं। तो ठीक है, कैरियर और पढ़ाई अपनी जगह में है, परंतु जब एक सीमा के बाद हम इन सब चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं और हम एक लिमिट तक कमाने भी लग जाते हैं और अपना कैरियर भी बनाने लग जाते हैं, तो उस समय में हमको ज़रूरत पड़ती है हमारे शौक़ों को ज़िंदा रखने की, जो कि हमें मानसिक शांति देते हैं। जैसे कि अब मेरी ही देख लीजिए, मैंने अपनी सारी है जो पारिवारिक जिम्मेदारियां करीब करीब ख़त्म कर दी हैं, परंतु अब मुझे अपना समय बिताने के लिए, समय को पॉजिटिव तरीके से यूज़ करने के लिए मैं साहित्य का सहारा ले रही हूँ। और मैं क्यों ले रही हूँ? क्योंकि मैंने बचपन में बहुत बाल साहित्य पढ़ा है, मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। मेरे पिताजी एक साहित्यकार हैं और मैं उनके माध्यम से साहित्य से हमेशा जुड़ी रही हूँ। मैंने हमेशा कविताओं को गुनगुनाया है, खेली कूदी हूँ, सब गीत गाते हुए। इसलिए मुझे पता है कि साहित्य लिखने में, पढ़ने में और उसको रचने में कितना मज़ा आता है। और ये इस समय मेरे लिए जीने का एक बहुत बड़ा सहारा है। ये ऐसा नहीं है कि यदि मैं साहित्य लिख रही तो मैंने जीवन में मेरे कुछ नहीं किया है। मैंने वो सब भी किया है जो एक नॉर्मल आदमी करता है, परंतु अब समय आ गया है कि मैं अपने शौक़ों को जिंदा रखूं। तो ऐसा समय आधुनिक बच्चों के साथ भी आने वाला है, जब वे एक पढ़ाई कर लेंगे, डिग्री हासिल कर लेंगे, अच्छा उन्हें जॉब मिल जाएगा, तो उनके पास फिर भी उनके पास थोड़ा समय होगा कि वे कुछ रचनात्मक कार्य कर सकें। तो ऐसे में कविताएं, साहित्य उनका सहारा बनेगा, इसलिए हम इसे अनदेखा नहीं कर सकते। तो कविताएं सुनना, पढ़ना और लिखना, इनका आकर्षण कम हुआ है। तो क्यों हुआ है कम? सिर्फ ये नहीं है कि पाठ्यक्रम बहुत बड़े हो गए हैं या माता पिता रुचि नहीं लेते हैं, इसके पीछे और भी बहुत से कारण हैं। आप सबने पाठ्यक्रम की किताबें तो पढ़ी होंगी और आपने ये भी देखा होगा कि उसके अंदर कविताएं होती हैं। मेरी भी कई कविताएं पाठ्यक्रम में पढ़ाई जा रही हैं, बहुत सारी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। और पुराने कवि, जैसे मैंने अभी सूरदास जी का जिक्र किया, या समझ लो मैथिली शरण जी गुप्त जी हैं, या फिर सूर्य कुमार पांडे जी का है, इन सब की कविताएं भी कोर्स में लगती हैं। परंतु उनको पढ़ाया कैसे जाता है? उस कविता की एक एक लाइन को पढ़ाकर उसका अर्थ निकाला जाता है और उसका एकदम है जो उसका पूरा विवरण दिया जाता है, ऐसा हुआ होगा। टीचर इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चा जब इसके प्रश्न उत्तर करेगा तो उसके ये काम में आएगा। परंतु ऐसे में वो क्या करते हैं, उस कविता के काव्य सौंदर्य को बिल्कुल भी खत्म कर देते हैं और बच्चा उसको एक पाठ की तरह पढ़ता है, उसका काव्य सौंदर्य तो उसको मिलता ही नहीं है। जैसे मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ, उस कविता को हम दो तरह से पढ़ सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ और ये फिर आप ही समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों को काव्य सौंदर्य किस में मिला। मेरी कविता है तोता, जो कि किशोर बालिकों के हिसाब से है। कविता है तोता। मैं अगर इसको सुनाऊं तो ऐसे सुनाती हूँ। तोता उड़ता डाली डाली, परेशान बेचारा माली, कैसे पकड़े वह उड़ जाए, पत्तों में जा फिर छिप जाए। नजर बचा फल खूब चुराता, खाता कम सब तोड़ गिराता। माली समझाता है इतना, तोड़ो बस तुम खाओ जितना, फिर चाहे नित ही तुम आओ, अपना हिस्सा तुम ले जाओ। कच्चा फल कुछ काम न आए, टूटे तो फिर जोड़ ना पाए। ये मेरी कविता है और यदि मैं शिक्षक हूँ, मान लो मैं एक शिक्षक हूँ, तो मैं चाहूँगी कि बच्चा हूबहू सबसे पहले इस कविता को याद करे और फिर इसे ऐसे सुनाए। परंतु इसके अलावा जो नॉर्मल इन दिनों टीचिंग हो रही है स्कूलों में, कैसे हो रही है? चलो बच्चों, तोते पे कविता पढ़ाते हैं। तोता, पता है तोता क्या होता है तोता? एक बच्चा खड़ा हो गया, हाँ मैंने देखा है, हरे रंग का होता है। अच्छा, और भाई, और उसकी चोंच लाल होती है। दूसरा बच्चा बोलता है, अच्छा ठीक है, चोंच लाल होती है। फिर वो टीचर है जो एक लाइन बोलेगा, तोता उड़ता डाली डाली। डाली किसकी होती है भाई? डाली किसकी होती है? फिर एक बच्चा बोलेगा, पेड़ की होती है डाली। हाँ पेड़ की होती है। परेशान बेचारा माली,
माली कौन होता है भाई? माली, अरे वो जो फूल पत्ते लगाता है, एक बच्चा बोलेगा, या बच्चा नहीं बोल पाएगा तो टीचर समझाएगा। माली वो होता है जो बगीचे की देखभाल करता है या पेड़ पौधे लगाता है या वगैरह वगैरह, उसको समझाएगा। ठीक है। कैसे पकड़े वह उड़ जाए, पत्तों में जाकर छुप जाए। पेड़ पे क्या होते हैं? पत्ते होते हैं ना, पत्ते। पत्ते कैसे रंग के होते हैं? हरे रंग के होते हैं। अच्छा। नजर बचा फल खूब चुराता, खाता कम सब तोड़ गिराता। बच्चों, तोते बहुत फल तोड़कर गिरा देते हैं ना, इसलिए ये लाइन लिखी गई है, क्योंकि तोते हैं बहुत से फलों को तोड़ तोड़ कर नीचे गिरा देते हैं। तो आपने देखा, एक एक लाइन का विश्लेषण किया जा रहा है, और ऐसा विश्लेषण करते समय बच्चों को बात तो सारी समझ में आ रही है, परंतु इसके अंदर कविता का सौंदर्य कहाँ है? यदि बच्चों को इसी तरह कविता समझानी थी तो फिर कविता लिखने की जरूरत कहाँ थी? इसकी जगह तो एक निबंध लिखा जा सकता था ना। तो ऐसे में बच्चे को कविता में रुचि कैसे आएगी? मेरा ये कहने का अभिप्राय है कि हम बच्चों तक अगर कविता पहुंचाते हैं, और बच्चों को यदि हम काव्य सौंदर्य का आनंद लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसको सरल भाषा में कविता को खुद पढ़ने दो और खुद सुंदर तरीके से उसको बोलने दो, कविता को गाकर उसका आनंद लेने दो। और फिर उसके बाद बच्चों को जो समझ में आया उनसे पूछो, और फिर यदि उनको नहीं समझ में आया कुछ तो फिर उन्हें थोड़ा बहुत समझाओ। क्योंकि कविता को समझना, उनकी एक एक बात समझना हमारा अभिप्राय नहीं होता। कोई भी कवि इसलिए कविता नहीं गढ़ता है कि उसके अंदर ज्ञान भर दिया जाए। ज्ञान भरने के लिए तो लेख भी हो सकते हैं, आर्टिकल्स भी हो सकते हैं, या कहानियां भी हो सकती हैं, या कुछ और विधा भी हो सकती है। परंतु कविता अगर हम कविता की बात करते हैं तो कविता का जरूरत होती है आनंद लेने के लिए। तो मेरा सभी अध्यापकगण से यह अनुरोध है कि यदि आप बच्चों को कविता पढ़ा रहे हैं तो कृपया उन्हें काव्य रस में डूब जाने दीजिए, तभी बच्चों तक कविताओं का आनंद पहुंचेगा। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे कविता में, हिंदी साहित्य में बड़े हो जाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, एमए कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, परंतु वे काव्य में रस लेना नहीं सीख पाते हैं। अब बच्चों को अगर टीचर कविता सिखा रहा है तो सबसे पहले ये होना चाहिए कि वो खुद गुनगुनाए, कविता को खुद याद करे और बच्चे को हाव भाव के साथ कविता सिखाए, जो कि आजकल के शिक्षकों को पसंद नहीं है। वो कहते हैं, अरे हम कोई छोटे बच्चे हैं, हम क्यों सुनाए, ये हमारा काम थोड़ी ना है, हम कोई नर्सरी टीचर्स थोड़ा जो बच्चों को कविता सिखाएंगे। अरे भाई, आप अध्यापक हो, आप उनके आदर्श हो। वो जिस तरीके से आपको कविता बोलते हुए देखेंगे उसी तरह से तो उसका उपयोग करेंगे। तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि कविताओं का पाठ अगर आप बच्चों को कराते हैं तो कृपया उन्हें इतने ही सुंदर तरीके से कराएं जितने सुंदर तरीके से वो कविताएं लिखी जाती हैं। यदि वो हाव भाव के साथ आप उन बच्चों को कविता सुनाएंगे और उनको हर गतिविधियों में उनको भाग लेने के प्रेरित करेंगे तो बच्चा अवश्य ही कविताओं में रुचि लेना सीख जाएगा। चलिए, ये सब ज्ञान तो बहुत हो गया कि बच्चों को कैसे कविताओं में रुचि जागृत हो। तो अब रुचि जागृत होगी, पर कविताएं लिखी कैसे जाएं, उनकी संरचना कैसे की जाए, कैसे हो? तो कविता में कल्पनाशीलता होती है, हकीकत होती है, कईयों में भाव होते हैं, सिर्फ हकीकत से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, कईयों में परिकथाएं होती हैं, कईयों में जादू की बात भी हो सकती है। परंतु बहुत सारी जानकारी वाली कविताएं तो ऐसी होती हैं जो बच्चों के लिए उपयोगी भी होती हैं और बच्चों को उनको पढ़ने में मजा आता है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, 8-10 लाइनों की कविता में ही पूरी साइंस की नॉलेज हम उनको आराम से दे सकते हैं। जैसे मेरी एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाती हूँ। अंडा है जो तितली का जन्म कैसे होता है, अंडे से होता है। तो मैंने इस छोटी सी कविता में बताया है कि कैसे तितली अंडे देती है, कैसे उसका कैटरपिलर बनता है, लार्वा बनता है, और कैसे उसके बाद है जो वो संपूर्ण तितली एक वयस्क तितली के रूप में है जो परिवर्तित हो जाती है। एक छोटी सी कविता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। और इससे ये मैं कहना चाहती हूँ कि कविताएं ऐसी भी घड़ी जानी चाहिए जिसके द्वारा बच्चों को थोड़ी जानकारी मिल जाए।
अभी कौन यह कह सकता है इस अंडे के भीतर क्या है। अभी बहुत छोटा सा है ये, पत्ते पर सोता सा है ये। लेकिन जब अंडा फूटेगा कैटरपिलर एक बनेगा। लेकिन जब अंडा फूटेगा कैटरपिलर एक बनेगा। तीखे तीखे बालों वाला, टेढ़ी मेढ़ी चालों वाला। 6 टांगों से खूब पलेगा, 6 टांगों से खूब चलेगा। पत्ते खाकर खूब फलेगा। काफी पत्ते खा जाएगा फिर मोटा सा हो जाएगा। काफी पत्ते खा जाएगा फिर मोटा सा हो जाएगा। खाना पीना हो जाएगा, चादर तान के सो जाएगा। बिस्तर उसका बड़ा निराला, बिस्तर उसका बड़ा निराला, पौधों बीच लटकने वाला। बिस्तर उसका बड़ा निराला, पौधों बीच लटकने वाला। क्रिसलिस भी तो इसे कहा है, कई दिनों ये वहां रहा है। क्रिसलिस भी तो इसे कहा है, कई दिनों ये वहां रहा है। हमने सोचा सोता है ये, व्यर्थ दिनों को खोता है ये। हमने सोचा सोता है यह, व्यर्थ दिनों को खोता है ये। लेकिन प्यूपा वह बन जाता, परिवर्तन है उसको भाता। लेकिन प्यूपा वह बन जाता, परिवर्तन है उसको भाता। क्रिसलिस से जब बाहर आए, रूप नया हमको दिखलाए। सुंदर रूप रंगीला पाकर, खुश है वह तो बाहर आकर। खिली धूप जब थोड़ी पाता, आसमान में उड़ उड़ जाता। होता हमको अचरज भाई, तितली पंख कहाँ से लाई, तितली पंख कहाँ से लाई। देखा आपने, छोटी सी कविता में मैंने पूरा साइंस डाल दिया है कि कैसे अंडा हुआ, कैसे वो कैटरपिलर बना। कैटरपिलर बहुत सारे पत्ते खाता है, पत्ते खा के वो मोटा हो जाता है। फिर इसके एक कड़ा खोल बन जाता है। कड़ा खोल होने के बाद वो एक डाल से लटक जाता है। और फिर जब वो खोल फट जाता है तब उसके अंदर से तितली निकल जाती है। तो ऐसी कविताएं शिक्षाप्रद भी हैं और मनोरंजक भी हैं। बच्चा इसको आसानी से गा सकता है। अब बच्चों को कविता सिखाने के लिए शिक्षक हैं जो कई तरह के प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बच्चों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटें और छोटे छोटे ग्रुप में एक बच्चे को एक कविता याद करने दें, एक बच्चे को एक कहें, फिर कहें कि तुम लोग आपस में अपनी कविताएं सुनाओ और फिर क्या समझे इसको डिस्कस करो। तो मेरे हिसाब से बेहतर पाठक और बेहतर सब कुछ हमारे सामने आएंगे और भविष्य जो हमारी कविताओं का बहुत होना चाहिए, बहुत अच्छा हो जाएगा। अब ये समझने की भी हमें ज़रूरत है कि पुराना ज़माना बदल गया है और आज का ज़माना आधुनिक युग है, साइंस का युग है। बच्चे बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं। तो हम पुरानी कविताएं, जैसे पुरानी कविताएं बहलाती थी बच्चों को, उस तरह बच्चों को इस समय में बहलाना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है। तो इस समय जो आधुनिक युग में और पुरानी कविताओं में क्या अंतर होना चाहिए, क्या अंतर हो सकता है ताकि बच्चे उन्हें फिर से रुचिपूर्वक पढ़ें, तो इसमें कुछ छोटी छोटी बातें हमको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। तो कविता लिखने के लिए विषय का चुनाव एक बहुत ज़रूरी होता है। तो आधुनिक रूप में यदि हम कविताएं लिखना चाहते हैं तो आधुनिक रूप की कविताओं के विषय ऐसे होने चाहिए जो आधुनिक युग से मैच करें, क्योंकि पुराने समय में और इस समय में परिवेश में, वातावरण में, पर्यावरण में, हर चीज़ में परिवर्तन आया है और बच्चा उसे बहुत देख भी रहा है ध्यान से और सब चीज़ को समझता है। तो यदि हम अपनी रचनाओं को पर्यावरण से जोड़कर लिखेंगे तो बच्चे को वो ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगी। जैसे इन दिनों हमने देखा कि पेड़ बहुत कटते जा रहे हैं और पेड़ों के कटने से जो पक्षियों को संरक्षण नहीं मिल रहा है या बहुत कम मिल रहा है, तो मैंने इसी विषय को लेकर एक थोड़ी मनोरंजक कविता लिखी थी। तो ऐसी कविताएं लिखी जा सकती हैं, मैं आपको सुनाती हूँ। बोलो बोलो इब्न बतूता, बोलो बोलो इब्न बतूता, क्या देखा है ऐसा जूता। बोलो बोलो इब्न बतूता, क्या देखा है ऐसा जूता, जिसमें चिड़िया अंडे देती, बैठ उसी में उनको सेती। बोलो बोलो इब्न बतूता, क्या देखा है ऐसा जूता, जिसमें चिड़िया अंडे देती, बैठ उसी में उनको सेती। हमने तो देखा है ऐसा है छोटे से घर के जैसा, हमने तो देखा है ऐसा है छोटे से घर के जैसा, दाना लाती रोज चिड़ैया, बच्चे बोले मैया मैया। हमने तो देखा है ऐसा एक छोटे से घर के जैसा, दाना लाती रोज चिड़ैया, बच्चे बोले मैया मैया। और मजे की बात सुनाऊं, लालटेन भी एक दिखाऊं, और मजे की बात सुनाऊं, लालटेन भी एक दिखाऊं, बना घोंसला जिसमें सुंदर, पलता जीवन उसके अंदर।
शायद पेड़ कटे हैं जब से, शायद पेड़ कटे हैं जब से, अजब घोंसले ऐसे तब से। शायद पेड़ कटे हैं जब से, अजब घोंसले ऐसे तब से। आओ हम सब पेड़ लगाएं, सभी घोंसले वहाँ बनाएं। आओ हम सब पेड़ लगाएं, सभी घोंसले वहाँ बनाएं। देखा आपने, मैंने अपनी आधुनिक कविताओं में किस तरह परिवर्तन कर दिया और इसको नए युग से, नई ज़रूरतों से जोड़ दिया है। इसी प्रकार मैंने एक कविता लिखी थी, क्योंकि बच्चों के ऊपर आजकल बस्तों के बढ़ते हुए वजन का बोझ आ रहा है, तो मैंने उसके ऊपर एक छोटी सी कविता लिखी थी। कितना मोटा मेरा बस्ता, देखो इसका वेट रे, इसके कारण हो जाता हूँ शाला को मैं लेट रे। हरदम लेटा रहता ऐसे जैसे मोटा सेठ रे, कभी कभी हो जाती मुझको इससे थोड़ी हेट रे। कभी कभी हो जाती मुझको इससे थोड़ी हेट रे। तो कहने का अभिप्राय ये है कि पुरानी कविताओं और आज की कविताओं में हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ेगा, उनके विषय को लेकर, उनको लिखने के तरीके के लेकर, ताकि हम आधुनिक बच्चों को इन कविताओं से जोड़ सकें। ये हम बात कर रहे थे कविताओं के विषय की। अब कविताओं का विषय भी छांट लिया और हमने ये सोच भी लिया कि हमें कविताएं लिखनी हैं, परंतु लिखें कैसे, लिखने का क्या तरीका होना चाहिए। यदि हमें कविता लिखना ही नहीं आएगा तो हम कैसे लिखेंगे। कविताओं को, बच्चों के लिए कविताएं लिखने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। मैंने आपको जो अपनी रचनाएं सुनाई उसमें मैंने सभी तरह की रचनाएं सुनाई हैं। मेरे ख्याल से 2 पंक्तियों की तुकांता की कविताएं भी सुनाई हैं, गीत भी सुना दिया है, एक गज़ल टाइप की कविता भी सुना दी है, 4 लाइनों का बंद वाली कविता भी सुनाई है और सब तरह की कविताएं सुनाई हैं। तो हम बच्चों के लिए कविताएं किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। यदि हमें उसे एक्शन सॉन्ग में लिखना है तो हमें उसको गीत के रूप में लिखना होगा, तभी बच्चा उसे अपने साथियों के साथ गुनगुना पाएगा। देशभक्ति के गीत हैं जो गीत के रूप में बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर जब बच्चे उन्हें स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पे प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें ऐसे ही गीतों की ज़रूरत होती है। और छोटे छोटे बच्चों के लिए तो मैंने जैसे आपको पहले ही कहा है, बहुत सरल भाषा में 2-2 लाइनों की जड़ाओं में कविताएं लिखेंगे तो वो ही बेहतर होंगी। और तुकबंदियाँ हैं जो मैंने पहले भी एक बात कही और अभी मैं दोहरा रही हूँ कि बहुत लोगों का आजकल नए नए विचार आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बच्चों की कविताओं में अतुकांत कविताएं भी होनी चाहिए और तुकांत की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब यदि बड़े अतुकांत कविताएं पढ़ सकते हैं तो फिर बच्चे क्यों नहीं। तो ये नए प्रयोग होने चाहिए। ठीक है, आप प्रयोग करिए, प्रयोग करने का आपको पूरा अधिकार है, परंतु मेरा विश्वास ऐसा है कि बच्चों के लिए लयबद्ध कविताएं, गीत के रूप में कविताएं या फिर गज़लों के रूप में कविताएं ही ज़्यादा बेहतर होंगी, क्योंकि बच्चे उन्हें सुंदर तरीके से पढ़ सकेंगे और गुनगुना सकेंगे। बहुत सी बातें मैंने कही और आप सबने सुनी भी। मैंने अपनी बहुत सी रचनाएं सुनाई भी आपको और आप सब बड़े मनोयोग से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और इन दिनों बहुत सी कविताएं लिखी भी जा रही हैं और इसको देख के कभी कभी ऐसा लगता है कि बाल साहित्य में खासकर कविता का है जो भविष्य बहुत उज्जवल है। मैंने देखा है कि आजकल बहुत से जो कवि हैं या लेखक हैं अपनी कविताओं की रिकॉर्डिंग्स करवा रहे हैं और कविताओं की रिकॉर्डिंग्स करवा के उन्हें यूट्यूब पे पोस्ट करते हैं, एक्शन के साथ या समझ लो एनिमेशन के साथ भी कर रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है छोटे छोटे बच्चों को कविताओं से जोड़ने का, क्योंकि मैंने देखा है कि कई माताएं हैं जो बच्चों को कविताएं सुनाने के लिए अपना मोबाइल खोल लेती हैं। ठीक है, आधुनिक युग है, हो सकता है कि माता पिता किताबों में से नहीं पढ़ पा रहे हों, परंतु मोबाइल से पढ़ना भी कोई बुरा ऑप्शन नहीं है। यदि बच्चा कविता मोबाइल के माध्यम से याद करता है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो हम इस नए तरीके का भी हम सहारा कविताओं को बच्चों तक पहुंचाने के लिए ले सकते हैं कि हम उसके छोटे छोटे सुंदर और इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाकर यदि हम यूट्यूब पे अपलोड कर दें तो बच्चे आसानी से उन्हें याद भी कर लेंगे और उनके वो काम में भी आएंगी। मैंने भी लॉकडाउन के समय काफ़ी प्रयोग ऐसे किए थे। मैंने काफ़ी मेरी रचनाओं के ऑडियोज़ बना के वीडियोज़ बनाकर यूट्यूब पे पोस्ट किए थे और इसके साथ साथ मैंने
बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन कविताएं याद भी करवाई थी और उनके छोटे छोटे वीडियोस बनाकर मैंने कविताओं को फिर यूट्यूब पे पोस्ट किया था। और आपको विश्वास नहीं, बहुत सारे बच्चों ने, कम से कम 100 बच्चों को मैंने कविताएं याद कराई हैं और मेरी 100 से अधिक कविताएं हैं जो मैंने देश के कोने कोने में इस माध्यम से पहुंचा दी हैं। और मेरी कविताएं पहुंचाने का उद्देश्य मेरा प्रचार प्रसार नहीं था। मेरा उद्देश्य यह था कि बच्चों के अंदर कविताओं के प्रति रुचि जागृत हो। यदि हम बच्चों को याद ही नहीं करवाएंगे, उन्हें मौका ही नहीं देंगे, तो भला वो क्यों पढ़ेंगे कविताएं। तो इसलिए हम माता पिता का, शिक्षकों का, लेखकों का या कवियों का, सबका ये एक परम ड्यूटी बन जाती है, कर्तव्य है कि वो आने वाली पीढ़ी को इस साहित्य सौंदर्य की जानकारी दें, उन्हें इसका आनंद लेने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि वही बात, बच्चा तो, छोटा बच्चा तो एक कुम्हार की मिट्टी की तरह होता है। हम जिस तरह का आकार उसे देंगे वह उसी तरह ढलता जाएगा। यदि हम उसे इनका आनंद लेना नहीं सिखाएंगे तो वो कभी नहीं सीख पाएगा। तो बचपन से ही हमें ये नींव रखनी होगी कि बच्चों को कविता याद करनी सिखाएं, उसको समझाएं कि ये सौंदर्य कितना सुंदर होता है, तो बच्चा उसका आनंद ले। और ये हम सब की है। तो मेरा ख्याल ऐसा है कि बच्चे हैं जो कविताएं कभी ख़त्म नहीं होंगी, ना बच्चों की ना बड़ों की, और बच्चे जो हमेशा से ही इसका आनंद लेते रहेंगे। और हमारे बाल काव्य का जो उद्देश्य है जो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही इसका भविष्य है जो उज्जवल होगा। और इसके साथ साथ मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले जो प्रकाशक यदि कोई मेरी बात सुन रहे हैं तो मैं उनसे भी एक निवेदन करना चाहूँगी, यदि वे बाल साहित्य की पुस्तक, खासकर कविताओं की पुस्तक को यदि प्रकाशित करते हैं तो उसके साथ साथ सुंदर सुंदर चित्रों को प्रकाशित करें, समावेश करें उनका। क्योंकि बच्चा है जो आधी कविताओं को चित्र के माध्यम से ही पढ़ता है और उसको आधे से ज़्यादा, जब उसकी मम्मी उसको कविता पढ़कर सुना रही होती तो बच्चे के आधे से ज़्यादा ध्यान चित्र पे होता है। तो ब्लैक एंड वाइट चित्र तो जाने होते ही हैं। हमारा देश में अभी मेरे हिसाब से इतनी हमारे पास सामर्थ्य नहीं है कि हम हर पुस्तक को बहुत सुंदर रंगीन तरीके से पब्लिश कर सकें। और निस्संदेह रंगीन पुस्तकें हैं जो बच्चों को बहुत आकर्षित करती हैं, परंतु हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि उन बुक्स की क्वालिटी को अच्छा करें, उनके प्रकाशन को अच्छा करें, अच्छा पेपर यूज़ करें, उनकी प्रिंटिंग इतनी सुंदर हो कि बच्चा उन्हें आसानी से पढ़ सके। उसको कम से कम ऐसा ना हो कि किताब को लेके इसको फेंकने का मन करे, ऐसी किताबें प्रकाशित नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए मैं प्रकाशकों से निवेदन करूंगी कि कृपया हम जैसे लेखकों को थोड़ा सा सहयोग दें और जो हमसे जो लिया जाता है या निःशुल्क तो प्रकाशित करें तब तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु यदि वो योगदान भी चाहते हैं तो वो इतना होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पुस्तकें प्रकाशित करवाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक साहित्य पहुंचा सकें। क्योंकि यदि मान लो हमने लिख भी लिया साहित्य, बहुत अच्छा लिख लिया, बहुत सब कुछ कर लिया, परंतु यदि वो बच्चों तक पहुँचा नहीं तो फिर उसके लिखने का कोई अर्थ नहीं है। तो बच्चा, मेरे पास बहुत से बच्चे आते हैं, अरे आंटी आपके पास कोई किताब है क्या, मेरे स्कूल में बोलनी है। तो मेरे पास है, ज़्यादा किताबें नहीं हैं मेरे पास कविताओं की, पर जितनी भी प्रकाशित पुस्तकें हैं मैं उनको देती हूँ और बच्चों को कहती हूँ बेटा इसमें लिखो। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे पास बहुत सारी किताबें ऐसी हों कि मेरे पास जब बच्चे कविता मांगने आए, बच्चे बोले आंटी आपके पास कोई कविता है कि, तो मैं उनको वैरायटी दिखाऊँ, बहुत सारी दिखाऊँ, अरे ये चाहिए कि ये चाहिए, तुमको ऐसी चाहिए कि ऐसी। तो मैं चाहती हूँ कि मेरी बहुत सी पुस्तकें प्रकाशित हों, परंतु फिर वही बात है कि सरकारी सहायता हम लोगों को बहुत कम मिलती है। तो यदि हमें प्राइवेट प्रकाशक भी हम लोगों की सहायता करेंगे तो मैं उन सब की बहुत आभारी रहूँगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगी। और बहुत बहुत मैं ऋषि जी की आभारी हूँ कि मुझे उन्होंने अपनी बात आप सबके सम्मुख रखने का मौका दिया। और यदि मेरी बातें आप सब तक पहुँचेंगी और सभी तक पहुँचेंगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि बाल कविताओं का भविष्य है जो बहुत ही उज्जवल होने वाला है। और हम सब साहित्यकार ये वादा करते हैं कि हम पूरा प्रयास करेंगे, हम अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे कि हम अच्छी बाल कविताओं की रचना करें और बच्चों तक उन्हें पहुंचाएं। धन्यवाद।